हम लोग कल बात कर रहे थे जंगम संपत्ति के प्रति अपकृत्यों की, और जंगम संपत्ति के प्रति अपकृत्य ये 3 माने थे। अतिचार, दूसरा संपरिवर्तन, और तीसरा डिटेंशन। 3 जंगम संपत्ति के प्रति, माल के प्रति अतिचार, ये पहला अपकृत्य माना था। और माल के प्रति अतिचार ये कॉन्स्टिट्यूट कब हो रहा था? जबकि आप क्या कर रहे थे? कब्जे में, किसी वस्तु को कब्जे में ले रहे थे, या फिर उसे क्षति ये पहुंचा रहे थे, या फिर उसे ट्रांसफर कर रहे थे। और इस प्रकार जो जिस व्यक्ति का कब्जा था वस्तु पर, उसके कब्जे में प्रत्यक्ष विघ्न ये पैदा कर रहे थे। यानी अतिचार अगर माल के प्रति भी है तो इसमें जो प्रमुख चीज पाई जाती है, वो प्रमुख चीज पाई जाती है कब्जे में विघ्न डालना। ठीक है, आधिपत्य में विघ्न ये डालना, ये मुख्य चीज है। ये विघ्न कब्जे में लेकर डाल दिया जाए, वस्तु को क्षति पहुंचाकर ये डाल दिया जाए, या किसी अन्य तरीके इससे डाल दिया जाए, मीनिंग देयर बाय ट्रांसफर करके। कब्जे में विघ्न ये मुख्य बात। कब्जे में विघ्न डालने का तरीका ये क्या आप अपनाते हैं, इससे कोई मतलब ये नहीं है। जब डेफिनेशन हम देखते हैं किसके? माल के प्रति अतिचार की, तो डेफिनेशन ये कहती है कि आप कब्जे में लेकर स्थानांतरित करके वस्तु को क्षति पहुंचाकर किसी के कब्जे में विघ्न अगर ये डालना है तो आप माल के प्रति अतिचार ये कर रहे हैं। जब डेफिनेशन ये कह रहे, इसका मतलब ये हो गया कि अतिचार माल के प्रति ये घटित हो, इसके लिए वो माल किसी न किसी के कब्जे में होना जरूरी है। अरे भाई, जब तक कब्जे में ही नहीं होगा तब तक आप कब्जे में विघ्न नहीं डालो कैसे? इसका मतलब यह हो गया कि माल के प्रति अतिचार ये तभी गठित हो सकता है जबकि माल ये किसी न किसी के कब्जे में है। कब्जा 2 प्रकार का, या तो रचनात्मक होगा और या प्रत्यक्ष होगा। रचनात्मक कब्जा, इसका उदाहरण दिया था हमने, जैसे आपके घर पर जो चीजें रखी हैं वे आपके कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में हैं, ये माना जाएगा। मोबाइल जो आपकी जेब में है ये आपके प्रत्यक्ष कब्जे में है, ये माना जाएगा। तो माल आपके कब्जे में है, और जो माल आपके कब्जे में है उसके कब्जे में विघ्न उत्पन्न करना, जो विघ्न उत्पन्न कर रहा है वो कब्जे में विघ्न उत्पन्न करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा, वो मात्र कब्जे में विघ्न उत्पन्न कर रहा है, बस माल के प्रति अतिचार है। वो अपने कब्जे में उसे लेना चाहता है, जरूरी नहीं है। वो आपको कब्जे से वंचित कर देना चाहता है, यह हो सकता है कि कब्जे में लेकर वो आपको कब्जे से वंचित कर दे, लेकिन वो अपने कब्जे में लेना चाहता है, इसकी अतिचार में कोई जरूरत ये नहीं। बस अतिचार यहीं पर गठित हो जाएगा कि आपने जो कब्जा धारक है माल का, उसके कब्जे में विघ्न उत्पन्न किया, और यह विघ्न आपने किस तरह उत्पन्न किया इसका भी कोई अर्थ नहीं। आप चाहे वस्तु को क्षति पहुंचाकर यह विघ्न उत्पन्न कर दो, चाहे उस वस्तु को अपने कब्जे में लेकर यह विघ्न उत्पन्न कर दो, और चाहे वो वस्तु जो उसके कब्जे में उसे ट्रांसफर करके, क्योंकि जंगम संपत्ति तो आसानी से ट्रांसफर ये भी हो जाएगी, ये आप ट्रांसफर करके विघ्न पैदा कर दो, बस आपने माल के प्रति अतिचार किया। क्योंकि कब्जे में विघ्न आप पैदा करो तो कब्जे में वस्तु होगी। ये माल के प्रति अतिचार ये कहा गया है। अगर आप किसी की वस्तु
ठीक है, अवैध कुर्की में ले लो, ये भी माल के प्रति अत्याचार है। जब आप अवैध रूप से कुर्क करते हो तो आप वस्तु को, ठीक है, अपने लिए समर्पण ये थोड़ी कर लेते हो भाई। कुर्की इसमें क्या होता है, आप संपत्ति के लाभों को प्राप्त करने से उसे रोक देते हो, यही तो आप कुर्की में करते हो। तो ये भी आपका माल के प्रति अत्याचार अगर अवैध है तो ये माना जाएगा। तो माल के प्रति अत्याचार सिर्फ कब्जे में विघ्न है। जब आप इससे आगे बढ़ते हो और वस्तु के प्रति कुछ ऐसा करते हो जिससे दूसरा उसके वस्तु के प्रति जो अधिकार है इन पर विपरीत असर पड़ता है और वो उस वस्तु के कब्जे और उपभोग इससे वंचित हो जाता है, तो ये संपरिवर्तन इसका अपकृत्य कहलाता है। यानी अतिचार और संपरिवर्तन, इसके बीच फर्क कहां पर हो रहा है? फर्क यह हो रहा है कि अतिचार में बस कब्जे में विघ्न डाला, बात खत्म हो गई, इसके अलावा अतिचार में आपने कुछ नहीं किया। संपरिवर्तन में आप क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी व्यक्ति के अधिकारों के विपरीत है, और उस जो कुछ आपने किया है उसके कारण से वो उस वस्तु के कब्जे और उपभोग दोनों से वंचित हो जाता है, और जो कब्जे और उपभोग इससे वंचित हो गया आपके कुछ करने के परिणाम स्वरूप, इसका मतलब यह हो गया कि संपरिवर्तन के अपकृत्य में जिस व्यक्ति के प्रति यह अपकृत्य किया गया है वो व्यक्ति माल का कब्जा ये प्राप्त करने का हकदार है, क्योंकि हकदार ना हो तो ये कहा ही क्यों जाएगा कि संपरिवर्तन के अपकृत्य में आप कुछ ऐसा करते हो जिस करने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति वस्तु के कब्जे और उपभोग से वंचित हो जाता है। अगर वो कब्जा रखने का हकदार ही नहीं है, आप जिस चीज के हकदार हो ही नहीं, उस चीज से अगर आपको वंचित कर दिया गया तो आप उस चीज से वंचित किए गए हो, यह कहा ही कैसे जा सकता है? यू आर नॉट एलिजिबल टू इंटर इन द पार्लियामेंट। अगर आपको पार्लियामेंट में घुसने से रोक दिया गया तो यह किस तरह कहा जा सकता है कि आपको पार्लियामेंट में घुसने से रोका गया, क्योंकि आप तो एलिजिबल ही नहीं हो। अगर यह कहा जा रहा है कि संपरिवर्तन के अपकृत्य में व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिसके कारण से व्यक्ति माल का कब्जा और उपभोग इसे करने से वंचित हो जाता है, इसका मतलब ही यह निकल आया कि वो व्यक्ति जो माल के कब्जा और उपभोग इससे वंचित हुआ है वो माल का कब्जा और उपभोग करने का हकदार है, अन्यथा यह बात बोली नहीं जा सकती। भाई कैसे बोल दी जाएगी? ये जैसे आप अतिचार में देख रहे हो, उन्होंने कहा जब माल इसे आप अपने कब्जे में लेते हो या फिर इसे स्थानांतरित करते हो या फिर इसे क्षति पहुंचाते हो और इस तरह कब्जे में विघ्न पैदा करते हो तो आप अतिचार कहते हो। यह अतिचार आप कर रहे हो, यह कहा जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि वस्तु किसी के कब्जे में है। अतिचार का अपकृत्य तभी हो सकता है जबकि वह वस्तु जिसके प्रति अतिचार होने का कथन किया गया है वह किसी न किसी के कब्जे में है, क्योंकि अगर कब्जे में नहीं है तो उसके कब्जे से आप अपने कब्जे में ले कैसे लोगे? ठीक है, उसके कब्जे से स्थानांतरित ये करोगे कैसे? या उस माल को क्षति पहुंचाकर उसके कब्जे में विघ्न ये डालोगे कैसे अगर वो किसी के कब्जे में ही नहीं है? तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि माल के प्रति अतिचार
ये अतिचारी कर सके, इसके लिए जरूरी है कि अतिचार की जो विषय वस्तु माल है उसे किसी न किसी के कब्जे में जरूर होना चाहिए, वो चाहे प्रत्यक्ष कब्जा हो और चाहे रचनात्मक। यानी अतिचार ये कब्जे में विघ्न, ठीक है, डालने का अपकृत्य है, या अतिचार के अपकृत्य में कब्जे में विघ्न ये डाला जाता है। इसके अतिरिक्त अपकृत्यकर्ता का अन्य कोई उद्देश्य ये नहीं होता। जबकि संपरिवर्तन के अपकृत्य में अपकृत्यकर्ता क्या करता है, माल के कब्जे और उपभोग इससे वंचित करता है। किसे? अपकृत्य से पीड़ित व्यक्ति को। अपकृत्यकर्ता संपरिवर्तन के अपकृत्य में जो अपकृत्य से पीड़ित है उसे माल के कब्जे और उपभोग इससे वंचित करता है। इसका सीधा मतलब निकल आया कि जब यह कहा जा रहा है कि संपरिवर्तन के अपकृत्य में अपकृत्यकर्ता माल के कब्जे और उपभोग इससे वंचित करता है अपकृत्य से पीड़ित व्यक्ति को, इसका मतलब ही यह हुआ कि जहां संपरिवर्तन के अपकृत्य के होने की शिकायत की जा रही है वहां अपकृत्य से पीड़ित को माल का कब्जा और उपभोग ये करने का हक ये होना चाहिए। तो अगर आपसे कहा जाए कि अतिचार और संपरिवर्तन में फर्क क्या है, तो ये एक फर्क निकल आया कि अतिचार का अपकृत्य कब्जा धारक के खिलाफ है। जब तक व्यक्ति के कब्जे में नहीं है कोई भी चीज या कोई भी जंगम वस्तु, तब तक उस जंगम वस्तु के विरुद्ध अतिचार का अपकृत्य यह हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्योंकि माल के प्रति अतिचार की दशा में कब्जे में विघ्न यही डालना है। इसलिए अतिचार, माल के प्रति जो अतिचार है यह कब्जे के विरुद्ध अपकृत्य है। यह यूं कहिए कि कब्जा धारक के खिलाफ यह अपकृत्य है। और संपरिवर्तन का अपकृत्य उस व्यक्ति के विरुद्ध है जो वस्तु का कब्जा यह प्राप्त करने का हकदार है, क्योंकि जो हकदार नहीं है उसे कब्जे और उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इसलिए एक अंतर अतिचार और संपरिवर्तन में निकल कर आया। एक बात कई बार हो सकती है कि जो कब्जा धारण करने का हकदार है वही कब्जे में है, ठीक है ना। और आपने क्या किया, कोई काम करके न सिर्फ उसे बेकब्जा किया बल्कि उसे संपत्ति के उपभोग से वंचित यह भी कर दिया, तो अतिचार और संपरिवर्तन एक साथ घटित हो जाएंगे। जैसे प्रत्येक 302 में 307 है, प्रत्येक हत्या में आत्महत्या का प्रयत्न यह है, लेकिन प्रत्येक आत्महत्या के प्रयत्न में हत्या हो जरूरी नहीं। भाई मामला प्रयत्न यहीं पर रुक गया, हत्या हुई नहीं। लेकिन हत्या अगर हुई है तो हत्या का प्रयत्न जरूर है। ऐसे ही है कि जब कब्जा और उपभोग इसे बनाने का जो हकदार था उसे कब्जा और उपभोग इससे वंचित किया गया है, तो अतिचार और संपरिवर्तन दोनों एक साथ ये हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अतिचार अकेले अकेले भी हो सकता है। जो कब्जा धारण करने का हकदार है वही कब्जा धारण किया, और आपने कुछ ऐसा किया जिससे वो न सिर्फ बेकब्जा हुआ बल्कि संबंधित वस्तु के उपभोग इससे भी वंचित हो गया, ठीक है। तो जब आपने उसे बेकब्जा किया उस क्षण उसके कब्जे में विघ्न ये पड़ गया, अतिचार ये यहीं पर हो गया। लेकिन आप यहां रुके नहीं,
आपने उसे उपभोग या उपयोग इससे भी वंचित किया, तो संपरिवर्तन यह भी घटित हुआ। लेकिन अतिचार स्वतंत्र रूप से यह भी किया जा सकता था। संपरिवर्तन होगा तो अतिचार होगा ही होगा। उन दशाओं में जबकि कब्जा रखने का हकदार कब्जे में है, ऐसा भी हो सकता है कि जो कब्जा रखने का हकदार है उसे तुमने कब्जा लेने ही नहीं दिया। ठीक है, जो कब्जा लेने का हकदार है उसे आपने कब्जा लेने ही नहीं दिया, तब भी वो कब्जे और उपभोग दोनों से वंचित होगा। लेकिन इस दशा में संपरिवर्तन है लेकिन अतिचार नहीं है। इसका मतलब यह निकला कि संपरिवर्तन ऐसा भी हो सकता है जिसमें अतिचार भी शामिल हो, और संपरिवर्तन ऐसा भी हो सकता है जिसमें अतिचार शामिल न हो। ठीक है, लेकिन अतिचार ऐसा नहीं हो सकता जिसमें संपरिवर्तन भी शामिल हो। अतिचार क्योंकि कब्जे के विरुद्ध अपकृत्य है, बात को समझने की कोशिश करिए। अतिचार ये कब्जे के विरुद्ध अपकृत्य है। आपने किसी के कब्जे में हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप का तरीका आपने क्या अपनाया? बेकब्जा कर दिया उसे। उसके कब्जे में जो जंगम संपत्ति थी उसको नष्ट कर दिया आपने। उसके कब्जे में जो जंगम संपत्ति थी उसे आपने ट्रांसफर कर दिया। अतिचार हो गया। अब संपरिवर्तन पर आइए। संपरिवर्तन क्या कहता है? आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी माल के कब्जे और उपभोग इससे वंचित हो जाता है। वो व्यक्ति जो माल के कब्जे और उपभोग से वंचित हुआ है, यह उस माल के कब्जे में था, आपने उसे बेकब्जा किया और माल को अपने कब्जे में ये ले लिया, तो वो बेकब्जा भी हुआ और कब्जे और उपभोग उससे भी वंचित हुआ। अब अतिचार भी है और संपरिवर्तन भी है, लेकिन वो कब्जे का हकदार है और आप उसे कब्जा लेने ही नहीं दे रहे। ठीक है, वो कब्जे का हकदार तो है, लेकिन आपके किसी काम के परिणाम स्वरूप वो कब्जा लेने से रुक गया। आप ये जानते हो कि मोबाइल किसका है? अक्षय त्रिपाठी का। आपने क्या किया? इस मोबाइल को उठाया, बेच दिया। ठीक है, अब जो बोनाफाइड परचेजर आ गया उसने तो मोबाइल खरीदा है। ठीक है, लेकिन मोबाइल के कब्जे और उपभोग के हकदार कौन है? हम। ठीक है, मोबाइल के कब्जे और उपभोग के हकदार हमारे होने के कारण आपने संपरिवर्तन का अपकृत्य किया, यह कहा जाएगा। मोबाइल आपके पास, ठीक है, रखा हुआ था, आपने उठाया, इसको बेच दिया, जबकि बेचने का कोई हक यह आपको था ही नहीं। ठीक है, तो मोबाइल का कब्जा पाने का हकदार कौन था? हम। और आपके काम के परिणाम स्वरूप हम इसके कब्जे और उपभोग दोनों से वंचित हो गए। ठीक है, तो यह संपरिवर्तन का अपकृत्य हुआ, लेकिन इसमें अतिचार शामिल नहीं है। लेकिन हम मोबाइल के कब्जे में हैं। आपने न सिर्फ हमें बेकब्जा किया, बल्कि आप मोबाइल लेकर भी चले गए। ठीक है, आपने न सिर्फ हमें बेकब्जा किया बल्कि मोबाइल लेकर भी ये आप चले गए।
तो पोजीशन क्या बनी? आपने जब हमें बेकब्जा किया तब अत्याचार किया, और जब लेकर चले गए तो आपने संपरिवर्तन ये भी किया। यानी संपरिवर्तन ऐसा भी हो सकता है जिसमें अत्याचार शामिल हो, और संपरिवर्तन ऐसा भी हो सकता है जिसमें अत्याचार शामिल न हो। ठीक है। जबकि वस्तु का कब्जा रखने का जो हकदार है वह वस्तु के कब्जे में नहीं है, और आप अपने किसी काम के परिणाम स्वरूप जो कब्जा रखने का हकदार है उसे वस्तु के कब्जे और उपभोग इससे वंचित कर देते हो, तो आप संपरिवर्तन का अकृत्य करते हो, किंतु इसमें अत्याचार शामिल नहीं है। लेकिन जब वस्तु के कब्जे का हकदार ये वस्तु के कब्जे में है और आप अपने किसी काम के परिणाम स्वरूप उसे न सिर्फ बेकब्जा करते हो बल्कि उसके उपभोग से भी वंचित कर देते हो, तब आप अत्याचार और संपरिवर्तन दोनों अकृत्य एक साथ ये करते हो। तो अत्याचार और संपरिवर्तन, इसके बीच दूसरा अंतर यह निकल आया। पहला अंतर कौन सा निकला था? अत्याचार कब्जेदार के विरुद्ध अकृत्य है, संपरिवर्तन कब्जा पाने के हकदार व्यक्ति के विरुद्ध अकृत्य है। दूसरा, अत्याचार ये संपरिवर्तन के साथ हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन संपरिवर्तन ऐसा भी हो सकता है जिसमें अत्याचार शामिल हो, और संपरिवर्तन ऐसा भी हो सकता है जिसमें अत्याचार शामिल न हो। जब कब्जा पाने का हकदार माल के कब्जे में होता है और उसे कब्जे से हटाकर वस्तु के उपभोग से वंचित किया जाता है, तो उसके कब्जे और उपभोग दोनों में हस्तक्षेप होने के कारण अत्याचार और संपरिवर्तन ये दोनों अकृत्य एक साथ घटित होते हैं। लेकिन जब माल इसका कब्जा पाने का हकदार व्यक्ति माल के कब्जे में नहीं होता और आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे वह माल के कब्जे और उपभोग इससे वंचित हो जाता है, तो संपरिवर्तन होता है किंतु अत्याचार नहीं। ठीक है। ये दो अंतर, अत्याचार और संपरिवर्तन। तीसरा, संपरिवर्तन के अकृत्य में, ठीक है, वस्तु के कब्जे और उपभोग इससे अकृत्य से पीड़ित ये वंचित हो जाता है। ठीक है ना? वो वस्तु के कब्जे और उपभोग इससे वंचित होता है। ऐसा संपत्ति को क्षति पहुंचाकर यानी नष्ट करके, ठीक है, यह भी किया जा सकता है, और बिना नष्ट किए यह भी किया जा सकता है। ठीक है। और अत्याचार के अकृत्य में, ठीक है, बल्कि ये तो सिमिलरिटी है, अत्याचार के अकृत्य में भी संपत्ति को क्षति पहुंचाकर कब्जे में हस्तक्षेप ये किया जा सकता है, यह वस्तु को क्षति पहुंचाए बिना ट्रांसफर करके या अपने कब्जे में लेकर भी ये उसमें, ठीक है, अत्याचार का अकृत्य ये किया जा सकता है। ये सिमिलरिटी और बाकी दो डिफरेंस, अत्याचार और संपरिवर्तन। तो संपरिवर्तन को अगर डिफाइन करें, अगर संपरिवर्तन परिभाषित करें, संपरिवर्तन क्या है, तो संपरिवर्तन एक ऐसा अकृत्य है जिसमें अकृत्य का कर्ता
अपकृत्य से पीड़ित जो कि किसी जंगम वस्तु के कब्जे का हकदार है, उसे जंगम वस्तु के कब्जे और उपभोग इससे वंचित कर देता है। और अपकृत्य से पीड़ित को अपकृत्य के कर्ता इसके द्वारा जंगम संपत्ति के कब्जे और उपभोग से वंचित किया जाना यह वैध नहीं होता बल्कि अवैध होता है, यानी अपकृत्य से पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों के विपरीत होता है। अर्थात वास्तव में अपकृत्य से पीड़ित व्यक्ति को जंगम वस्तु के कब्जे और उपभोग का हक होता है, इसके बाद भी अपकृत्यकर्ता ऐसा कुछ करता है जिसके कारण से अपकृत्य से पीड़ित जंगम वस्तु के कब्जे और उपभोग इससे वंचित हो जाता है। तब संपरिवर्तन का अपकृत्य यह हुआ है, यह कहा जाता है। संपरिवर्तन का अपकृत्य इसे करने के लिए अपकृत्यकर्ता ऐसा कुछ करता है, ऐसा कुछ ये कैसे कैसे किया जा सकता है, इसके उदाहरण आपकी किताबों में दिए। पहला उदाहरण वो देता है कि जबकि अपकृत्यकर्ता क्या करता है, वस्तु को अपने कब्जे में ले लेता है, अपने कब्जे में लेकर, ठीक है, ये जो कब्जे का हकदार है उसे वस्तु के कब्जे और उपभोग से वंचित कर देता है और उसके अधिकार पर विपरीत असर डालते हुए इस प्रकार उसे कब्जे और उपभोग से यह वंचित करता है। आपने क्या किया, कब्जे में ले लिया, यानी अतिचार और संपरिवर्तन एक साथ घटित कर दिया। आपको मालूम है कि ये जिससे वस्तु खरीद कर लाई है उसे वस्तु बेचने का हक नहीं था और इन्होंने आपको बेच दी, आपने अपने कब्जे में ले लिया, आपको कब्जे का कोई हक मिला ही नहीं क्योंकि आपने जिससे कब्जे में ली उसके पास ही कब्जे का कोई हक नहीं। ठीक है, तो इन्होंने अपने कार्य के परिणाम स्वरूप जो कब्जे का हकदार व्यक्ति है उसे उस वस्तु के कब्जे और उपभोग इससे वंचित कर दिया और आपने भी इनसे वस्तु लेकर यही काम किया है। ठीक है ना, यही काम आपने भी किया है, यद्यपि आपका कोई बेईमानीपूर्ण आशय ये नहीं है आईपीसी के अर्थों में। आपने बेईमानीपूर्ण आशय से उसे लिया हो ऐसा नहीं है इसलिए आप चोरी के दोषी नहीं है। अगर आप चोरी के दोषी होते तो संपरिवर्तन का प्रकार तो चोरी भी है, लेकिन उसमें आप वो संपरिवर्तन का घोरतम स्वरूप है इसलिए उसमें आप दंडित होंगे। यहां बेईमानीपूर्ण आशय नहीं है, इन्होंने खरीदी है वो चीज लेकिन उस आदमी से खरीद ली जिसे बेचने का हक था ही नहीं। भाई इन्होंने उस आदमी से चीज खरीद ली जिसे बेचने का हक नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने बेईमानीपूर्ण ढंग से ली ये चीज, ये तो नहीं कह सकते, इसलिए संपरिवर्तन इसकी दोषी हो सकती है क्योंकि जो कब्जे और उपभोग इसका हकदार है उसे तो वंचित कर ही दिया इन्होंने अपने कार्य के परिणाम स्वरूप और इनसे आपने खरीद ली तो आप भी निर्दोष हैं अपराध के दृष्टिकोण से, लेकिन आपके काम को वैध तो नहीं कहा जा सकता। तो ये दीवानी प्रकृति का संपरिवर्तन है। अगर इन्होंने बेईमानी पूर्वक उस चीज में गति उत्पन्न करके उसको उसके कब्जे से वंचित किया होता, ठीक है, वस्तु के संबंध में, तब ये आपराधिक प्रकृति के संपरिवर्तन इसकी दोषी होती, तभी चोरी की दोषी होती, जो संपरिवर्तन का घोरतम स्वरूप है। लेकिन चूंकि इन्होंने ऐसा नहीं किया
लेकिन फिर भी जो कुछ इन्होंने किया उसका परिणाम यही है कि जो कब्जे का हकदार व्यक्ति है वो वस्तु के कब्जे और उपभोग इससे वंचित हो गया। इसलिए इन्होंने संपरिवर्तन का अकृत्य भी किया है, लेकिन इस अकृत्य के लिए दंडित नहीं करेंगे, बल्कि इस अकृत्य के लिए इसे प्रतिकर, ये क्षतिपूर्ति की धनराशि ये संबंधित व्यक्ति को दिलवाएंगे। संबंधित व्यक्ति कौन? जो वस्तु के कब्जे और उपभोग इसका हकदार है। ठीक है, तो संपरिवर्तन का अकृत्य कब घटित होता है? जबकि अकृत्यकर्ता अपने किसी कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों पर विपरीत असर डालकर उसे जंगम संपत्ति के कब्जे और उपभोग इससे वंचित कर देता है। यह काम जिसके माध्यम से वह अकृत्य से पीड़ित व्यक्ति को उसकी संपत्ति के कब्जे और उपभोग से वंचित करेगा, यह काम किसी भी प्रकार का यह हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी की वस्तु का अनाधिकृत विक्रय कर देते हैं, ठीक है, तब भी यही काम होता है। और जब आप किसी की वस्तु को अनाधिकृत कब्जे में ले लेते हैं तो भी यही काम यह होता है। आप किसी की वस्तु को अनाधिकृत किसी के कब्जे में दे देते हैं तो भी यही काम होता है। और जब आप किसी की वस्तु को स्थायी तौर पर नष्ट कर देते हैं तो भी यही काम होता है। जब आप किसी की वस्तु में उसका जो हक है उसे नकारते हैं और वस्तु किसी और के द्वारा अधिग्रहित कर ली जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं तो भी आप यही करते हैं। संपरिवर्तन का अकृत्य अनेकों प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि संपरिवर्तन का अकृत्य करने के लिए आपको जो कुछ करना है वो सिर्फ इतना ही करना है कि आप कुछ ऐसा कर दें जिसका प्रभाव यह हो कि अकृत्य से पीड़ित अपने कब्जे की जंगम वस्तु, इसके कब्जे और उपभोग इससे वंचित हो जाए। और ऐसे कब्जे और उपभोग इससे वंचित होना यह उसके अधिकार के खिलाफ हो, अर्थात वो कब्जे और उपभोग इसका हकदार हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे काम के कारण वह उसके कब्जे और उपभोग इससे वंचित हो जाए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज तुम्हारी है तुम ही उसके कब्जे और उपभोग इसके हकदार हो। चीज तुम्हारी है लेकिन तुमने उसका उपनिधान ये मेरे पास कर रखा है और हम आपको उस वस्तु के कब्जे और उपभोग इससे वंचित करते हैं, तो ऐसा वंचन मेरे द्वारा आपको उसके कब्जे और उपभोग से रोका जाना यह आपके अधिकारों के विपरीत है, यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस दशा में संपरिवर्तन नहीं है। संपरिवर्तन उसी दशा में जबकि व्यक्ति को उसके कब्जे की जंगम संपत्ति इसके कब्जे और उपभोग से न सिर्फ रोका जाए बल्कि ऐसा रोका जाना
उसके अधिकारों के विपरीत ये भी हो, तभी ये संपरिवर्तन का अकृत्य घटित होता है। यानी संपरिवर्तन के अकृत्य में अकृत्यकर्ता कुछ भी ऐसा करता है जिसका प्रभाव यह है कि अकृत्य से पीड़ित अपने कब्जे की जंगम संपत्ति, इसके कब्जे और उपभोग से न सिर्फ वंचित होता है, बल्कि ऐसा वंचन उसके अधिकारों के विपरीत यह भी होता है। जब अकृत्यकर्ता के द्वारा इस प्रकार के काम किए जाते हैं तो यह कहा जाता है कि अकृत्यकर्ता ने संपरिवर्तन का अकृत्य यह किया है। यानी हकदार इसे उसके कब्जे के, ठीक है, जो हकदार व्यक्ति है किसी जंगम संपत्ति का कब्जा और उपभोग करने का, उसे कब्जा और उपभोग यह न करने देना अपने किसी काम के द्वारा, अपने किसी काम के द्वारा। इसका अर्थ यह भी निकला, आपने क्या किया, ये मोबाइल लिया, थाने में जमा कराया, अब थाने में हम जा रहे हैं हमें तंग करने के लिए। आपने क्या किया कि हमारी वस्तु को दूसरे के कब्जे में दे दिया, अपने कब्जे में नहीं लिया। आप संपरिवर्तन का अकृत्य ये तब भी कर सकते हैं जब मेरी वस्तु को आपने अपने कब्जे में ले लिया, इस आशय से कि हम इसे अपने कब्जे में बनाए रखेंगे तो आशीष त्रिपाठी इसके कब्जे और उपभोग इससे वंचित हो ही जाएंगे। भाई आपने अपने कब्जे में ले लिया, तब भी आपने हमें अपने कब्जे और उपभोग अपनी वस्तु के इससे वंचित कर दिया। आपने संपरिवर्तन का अकृत्य किया। आपने केवल विघ्न डाला होता, अपने कब्जे में न लिया होता परमानेंटली, ठीक है ना, मतलब अपने कब्जे में लेना और एक अपने कब्जे में इस आशय से लेना कि मेरे कब्जे में विघ्न पड़े, दोनों बातों में एक फर्क है। आपने अपने कब्जे में लिया हमें कब्जे और उपभोग से वंचित करने के लिए, तो आप कुछ समय तक अपना कब्जा उस वस्तु पर बनाए रखेंगे, ठीक है, तब कब्जा और उपभोग दोनों से हमें वंचित करेंगे और केवल कब्जे, ठीक है, इसमें विघ्न डालना यह उद्देश्य है। तो आपको मोटरसाइकिल से जाने का, हमने तब तक मोटरसाइकिल 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अपने कब्जे में ले ली, हमने आपके कब्जे में विघ्न ये पैदा किया है। तो तथ्यों में यह जाना जा सकता है कि जो अकृत्य करता था वह अतिचार का अकृत्य करना चाहता था या संपरिवर्तन का। जब तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे तो न्यायालय ये भली भांति साक्ष्य के आधार पर निर्णय कर लेगा कि केवल कब्जे में विघ्न ये पैदा करना अकृत्यकर्ता का उद्देश्य ये था, तो उसने अतिचार इसका अकृत्य किया, या फिर केवल कब्जे में विघ्न पैदा करना यह नहीं बल्कि उपभोग इससे वंचित कर देना यह भी उद्देश्य था। यदि ऐसा है तो उसने संपरिवर्तन का अकृत्य यह किया है। आपके किताबों में उदाहरण है, क्या हुआ है, एक व्यक्ति ने दूसरे का घोड़ा ये ले गए और ले जाके सराय वहां छोड़ दिया। अब सराय वाले ने घोड़े को खिलाया पिलाया, तो जो घोड़ा पाने का हकदार है वो जो घोड़ा लेने जाएगा उसे पैसे देने पड़ेंगे। वो कब्जे और उपभोग इससे वंचित हुआ है, क्योंकि घोड़ा अगर वो पैसे नहीं देगा वो देगा नहीं।
अब आपका उद्देश्य बेईमानी का नहीं है, इसलिए चोरी के दोषी ले लेने के आशय से आपने गति पैदा की, लेकिन ले लेने के आशय से नहीं, उसे परेशान तंग करने के लिए की। तो संपरिवर्तन है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल का नहीं, इसलिए आप चोरी के दोषी नहीं, लेकिन आपने कब्जे और उपभोग इसमें हस्तक्षेप ये तो कर दिया, इसलिए संपरिवर्तन का अपकृत्य ये हो गया। आप चीजों का अनाधिकृत विक्रय कर देते हैं, आप चीजों को अनाधिकृत कब्जे में लेते हैं, ठीक है। अनाधिकृत विक्रय, आप देखते हैं लोग चीजों को फाइनेंस, ठीक है, ये कराकर खरीद लेते हैं। तो चूंकि उन्होंने फाइनेंस कराया ना, कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ बकाया रहता है। तो जब तक किस्तें नहीं भर गई तब तक चीज आपकी थोड़ी हो गई भैया। जब किस्तें आप भर देंगे तभी तो चीज आपकी है। और एक बॉन्ड ये भी एग्जीक्यूट होता है, और बॉन्ड किस आशय का होता है? इसी आशय का कि अगर आपने किस्तें नहीं भरी तो जो फाइनेंसर है वो कब्जा ले लेगा। यानी कब्जे का हकदार कौन है? फाइनेंसर। आपने चीज ली, बेच दी, किस्तों पर चीज ली और बेच दी, तो कब्जे का जो हकदार है वो वस्तु के कब्जे और उपभोग, आपने पैसा पूरा नहीं दिया था, ठीक है, इसके बाद भी आपने बेच दी, तो आपने क्या किया? संपरिवर्तन का अपकृत्य। आप वस्तु का विक्रय करके, आप वस्तु को अपने कब्जे में लेकर, आप वस्तु को दूसरे के कब्जे में देकर, यह संपरिवर्तन का अपकृत्य ये कर सकते हैं। दूसरे कब्जे में दिया है, घोड़ा पकड़ा, सराय में छोड़ा है, ठीक है, कुछ और लिया, किसी नीलामी करता को दे दिया कि इसे नीलाम कर दो। नीलामी करता ने उसे नीलाम करने के लिए, ठीक है, दुकान पर सजाया, दुकान पर सजाने में उसने कुछ खर्चा ये कर दिया। अब जो वस्तु का मालिक है वो लेने पहुंचा है, नीलामी करता कहता है कि पैसे दो, नहीं तो हम ये चीज देंगे ही नहीं। उसने आपको अधिकृत नहीं किया था कि आप उस वस्तु के विक्रय के लिए नीलामीकर्ता को ये नियुक्त कर दो, लेकिन फिर भी आपने ऐसा कर दिया। अब वो उस वस्तु के कब्जे और उपभोग का हर क्षण हकदार था, अब उसे मिली नहीं रही वो चीज, वो लेना चाहे तो पैसे दे पहले, तो इसलिए संपरिवर्तन का अपकृत्य है। और ये संपरिवर्तन का अपकृत्य आपने किया कैसे? वस्तु को दूसरे के कब्जे में देकर। संपरिवर्तन का अपकृत्य करने के लिए आप कोई तरीका जो इस्तेमाल कर सकते, चाहे वस्तु को बेच दें अनाधिकृत तौर पर, चाहे वस्तु को अपने कब्जे में ले लें, और चाहे वस्तु को दूसरे के कब्जे में दे दें। आप संपरिवर्तन का अपकृत्य ये तब भी कर सकते हैं जबकि आपसे वो व्यक्ति जो कब्जे और उपभोग का हकदार है ये वस्तु को मांग रहा है, और आप मना कर रहे हैं कि हम वस्तु नहीं देंगे। अब अगर उस मना करने का आपको कोई हक ये नहीं है, या तो हक हो मना करने का, आपका कोई धारणाधिकार हो वस्तु पर, आपकी कोई वैध मांग हो उस वस्तु के अगेंस्ट, और आप ये कहें कि भाई हमारी ये वैध मांग है, इसकी पूर्ति ये करो, हम इसे लेकर आए, इसका किराया इतने रुपए बनता है,
आप किराया दो और ले जाओ। यानी वस्तु उसके हकदार व्यक्ति के द्वारा ये मांगी जा रही है और आप अनकंडीशनल डिनायल ये कर रहे हो, आप अविशेषित मनाही ये कर रहे हो। या तो क्वालिफाइड विशेषित मनाही करो कि भाई हमारा किराया दो, हम दे देंगे, हमारा धारणाधिकार है, हमने इस वस्तु को ठीक है रखा है, उसका किराया इतने पैसे बनता है, या हमने इसकी मरम्मत की है, ठीक है, हमने इसमें सुधार किए हैं और सुधार के अगेंस्ट इतने पैसे मेरे बनते हैं, वो दे दो। या तो आप विशेषित मनाही करो, तब तो बात ठीक है। अगर उस प्रकार की विशेषित मनाही करने का हक आपको हो तो, लेकिन आप अविशेषित मनाही कर रहे हो और वस्तु उस व्यक्ति के द्वारा मांगी जा रही जो उसको मांगने का हकदार है, तो यह अविशेषित मनाही, ये संपरिवर्तन का ही साक्ष्य ये है ना। क्योंकि जैसे ही आप मना कर रहे हो तो कब्जे का हकदार ये जंगम संपत्ति के कब्जे और उपभोग दोनों से वंचित हो रहा है। तो आप वस्तु को कब्जे में लेकर, आप वस्तु को दूसरे के कब्जे में देकर, आप वस्तु का अनाधिकृत विक्रय करके और आप वस्तु को हकदार व्यक्ति के द्वारा मांगे जाने पर यदि देने से इनकार करते हैं और इनकार के पीछे कोई समुचित कारण यह भी नहीं है, तो आप संपरिवर्तन का अपकृत्य यही करते हैं। क्योंकि संपरिवर्तन का अपकृत्य ये कब्जे और उपभोग इससे वंचित कर देना है, किसे? हकदार व्यक्ति को। और इसी दृष्टिकोण से यह अतिचार से भिन्न है कि वो कब्जाधारी के खिलाफ और ये कब्जा रखने के हकदार के खिलाफ, ठीक है, ये अपकृत्य है। आप वस्तु को नष्ट कर दो तब भी वो कब्जा और हक, वो कब्जा और उपभोग इससे वंचित हो जाएगा। तो वस्तु को नष्ट करके ये भी संपरिवर्तन का अपकृत्य ये किया जा सकता है। जो कब्जे का हकदार व्यक्ति है उसके हक को नकार के, कुछ ऐसा करके कि आप उसके हक को नकार रहे हो, और हक को नकार कर आप क्या कर रहे हो? कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके कारण वो वस्तु सरकारी अधिकारियों द्वारा कब्जे में ले ली जाए। कुछ ऐसा कर रहे हो, कह रहे हो चोरी की है, आपको मालूम है चोरी की नहीं है, कह रहे हो चोरी की है, पुलिस उठाएगी उसे सीज कर देगी, ठीक है। इस ढंग से भी संपरिवर्तन का अपकृत्य किया जा सकता है, क्योंकि संपरिवर्तन का अपकृत्य करने के लिए कोई विशेष काम करना जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसा काम जो कब्जे का हकदार व्यक्ति है जंगम संपत्ति के, उसके हकों के विपरीत है और जिसके कारण से वो उसके उपभोग और कब्जे इससे वंचित हो जाएगा। इसके उदाहरण बहुत सारे। आप वस्तु को नष्ट करके ऐसा करते हो, आप वस्तु को बेचकर अनाधिकृत तौर पर ऐसा करते हो, आप वस्तु को अपने कब्जे में लेकर ऐसा करते हो, आप वस्तु को दूसरे के कब्जे में देकर ऐसा करते हो, आप वस्तु को मांगने, ठीक है, उसे मांगने की दशा में उस व्यक्ति के द्वारा जो उसका हकदार है उसे देने से मना करके, यद्यपि हमेशा देने से मना करना यह संपरिवर्तन का अपकृत्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपकी वस्तु के विरुद्ध कोई वैध मांग है, किराया आदि की है, तो उस वस्तु का परिधान मना करके भी आप संपरिवर्तन का अपकृत्य ये नहीं कर रहा। लेकिन आपकी कोई मांग नहीं, आप अनक्वालिफाइड ढंग से, अविशेषित ढंग से, ठीक है, उसे देने से इनकार ये कर रहा, तो आप संपरिवर्तन का अपकृत्य ये कर ही रहे हो। अब एक चीज जो एग्जामों में आपसे को पूछी जाती है,
और एक मुकदमा, ठीक है, ये डिसाइड हुआ है बेवरेल सीबी वर्सेस फ्लेचर ऐसे करके है, ठीक है, संभवतः, ठीक है, यही है। हाँ, वेबरले सीबी वर्सेस फ्लेचर, ये एक मुकदमा है। ये मुकदमा उन दशाओं के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जबकि वस्तु आपको पड़ी मिल गई है। वो वस्तु जो आपको पड़ी मिल गई है, उसके संबंध में आप संपरिवर्तन का अपकृत्य, ठीक है, इसे करने के लिए क्या किसी के विरुद्ध मुकदमा ये चला सकते हो? ये एक प्रश्न उठता है। आप वस्तु के कब्जा रखने के अगर हकदार हो, ठीक है, फिर अगर कोई भी उस संपत्ति के कब्जे और उपभोग इससे आपको वंचित करता है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध आप संपरिवर्तन के अपकृत्य को करने के लिए मुकदमा चलाने के हकदार ये हो। अब एक वस्तु आपको पड़ी मिल गई, ठीक है, क्या इसके कब्जे के हकदार आप हैं? अगर हैं, तो इस वस्तु के कब्जे और उपभोग से अगर कोई भी आपको वंचित करेगा, तो वो आपके प्रति संपरिवर्तन का अपकृत्य करेगा और आप उसके विरुद्ध संपरिवर्तन के अपकृत्य को करने के लिए क्षतिपूर्ति ये किए जाने के लिए मांग ये न्यायालय के समक्ष ये प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि जो चीज आपने पड़ी पाई है, क्या उसके कब्जे के हकदार आप सारे संसार के विरुद्ध माने जाओगे? यानी सारे संसार में कोई भी आदमी अगर आपको कब्जे और उपभोग उससे वंचित करता है उस वस्तु के, तो क्या सारे संसार के विरुद्ध आप संपरिवर्तन का अपकृत्य ये करने के लिए ये मुकदमा प्रस्तुत कर सकते हो? इन्हीं बातों का उत्तर इस मुकदमे में दिया गया है और यह कहा गया कि वो चीज जो आपको पड़ी मिली है सारे संसार के विरुद्ध आप उसके कब्जे के हकदार हो, सिवाय दो आदमियों को छोड़कर। एक जो उस वस्तु का वास्तविक स्वामी है, उसके विरुद्ध आपके कब्जे का हक ये मान्य नहीं है। यानी उस वस्तु का स्वामी आपकी वैध मांगों की तुष्टि करके उस वस्तु को आपसे वापस प्राप्त करने का हक ये रखता है, और अगर वो आपकी वैध मांगों की तुष्टि के उपरांत अपनी वस्तु वापस ले लेता है, तो आप उसके विरुद्ध स्वयं को उस वस्तु के कब्जे और उपभोग इससे वंचित करने के लिए मुकदमा नहीं चला सकते, शेष सबके खिलाफ चला सकते हैं। और दूसरा वो व्यक्ति जिसकी भूमि पर या जिसकी इमारत में आपने ये वस्तु पाई है, लेकिन इस दूसरे आदमी के साथ एक शर्त लगी है कि इसे उस वस्तु के उसकी भूमि या इमारत में मौजूद होने की जानकारी ये होनी चाहिए, और अगर इसे जानकारी नहीं भी है उस वस्तु की मौजूदगी की, तो साक्ष्य इस ढंग का आना चाहिए जिससे यह दर्शित हो कि यह अपनी इमारत या अपनी भूमि पर मौजूद प्रत्येक चीज उस पर अपना कब्जा ये बनाए रखने का आशय ये रखता था।
और इसलिए इसकी इमारत और इसकी भूमि में जितनी चीजें मौजूद थी सब इसके रचनात्मक कब्जे में मानी जाएगी। अगर साक्ष्य इस ढंग का नहीं आता है, यानी यह आता है कि यह सिर्फ अपनी इमारत और भूमि पर मौजूद उन्हीं चीजों पर अपना कब्जा बनाए रखने का हक यह रखता था जो चीजें इसकी जानकारी में थी, तो फिर इसके विरुद्ध भी आप वो चीज जो इसी की भूमि पर आपने पड़ी पाई है, ठीक है, उसे अपने उपभोग और कब्जे में बनाए रखने के हकदार हैं। यानी इस व्यक्ति के विरुद्ध भी आप संपरिवर्तन का मुकदमा संस्थित कर सकेंगे। बस इन दो लोगों को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो आपको उस वस्तु के कब्जे और उपभोग से रोक सके जो वस्तु आपने पड़ी पाई है। और यदि कोई रोकता है तो वो संपरिवर्तन का दोषी है और उसके विरुद्ध आप क्षतिपूर्ति की मांग ये कर सकते हैं। आपकी किताबों में खूब उदाहरण दिए हैं और ये उदाहरण आपसे खूब पूछे जाते हैं। वेबरले सीवी वर्सेस फ्लेचर, इस मुकदमे में हुआ क्या था? वादी इसने नगर निगम के एक पार्क की, नगर निगम का एक पार्क था, उसकी जमीन के नीचे धातु खोजी यंत्र की सहायता से कुछ सोने के मूल्यवान आभूषण ये पा लिए थे। पार्क इसने दावा किया था अगर मुकदमा हिंदुस्तान का होता तो चूंकि जमीन में पाया गया तो सरकार का रहेगा ही, लेकिन मामला इंग्लैंड का है, ठीक है। पार्क ने दावा किया उन आभूषणों को पाने का। इसने कहा कि हम वस्तु पड़ी पाए हैं इसलिए हम हकदार हैं, या तो स्वामी है इन आभूषणों का, वो हमें इनके कब्जे और उपभोग से रोक सकता है, शेष कोई नहीं। तब बेवरले बनाम सीवी, बेवरले सीवी वर्सेस फ्लेचर, इसमें डिसाइड हुआ कि अगर कोई मूल्यवान चीज जो किसी के परिसर में पाई जाती है और साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि परिसर का कब्जेदार उसके परिसर में मौजूद सभी चीजों की, चाहे वे ज्ञात हो चाहे अज्ञात, उनका कब्जा अपने पास ही रखना चाहता था, तो उसके परिसर में अगर आपने कोई चीज पाई है तो उसके अगेंस्ट आपका कब्जा निम्न कोटि का है, वो आपसे कब्जा उस चीज का प्राप्त कर सकता है, शेष कोई नहीं, या उस वस्तु का स्वामी प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं। तो यहां चूंकि पार्क निगम का है इसलिए निगम कब्जे का हकदार है। इससे एक बात तय हो गई कि निगम संपरिवर्तन का दोषी नहीं हो सकता, लेकिन विधिक नियम जो प्रतिपादित हुआ वो ये कि परिसर के कब्जे में पाई गई और परिसर का कब्जेदार साक्ष्य से यह दर्शित है कि उस वस्तु पर अपना कब्जा बनाए रखने को था। दूसरा मुकदमा आपकी किताबों में दिया कि एयरलाइंस, इसके परिसर में एक सोने का कंगन ये वादी ने पाया। एयरलाइंस अपने परिसर में मौजूद सभी चीजों पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है, ये बात ही नहीं, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें जो रहती, यात्रियों का सामान रहता है। इसने एयरलाइंस के ऑफिस में ये कंगन ये जमा करा दिया और ये कहा कि इस कंगन का मालिक अगर मिल जाए तो उसे दे दो। मालिक मिला नहीं, इसने कंगन वापस चाहा, एयरलाइंस ने बेचकर पैसा अपने पास ले लिया। न्यायालय ने एयरलाइंस से क्षतिपूर्ति दिलवाई और यह कहा कि सिर्फ स्वामी, परिसर इसका कब्जेदार तो अगर साक्ष्य से दर्शित हो कि परिसर मौजूद सभी चीजों पर अपना कब्जा बनाए रखने की इच्छा रखता है तब बात अलग हो जाएगी। यहां तो ऐसा है नहीं, तो केवल मालिक इससे बेहतर कब्जे का हकदार है, बाकी कोई नहीं, तुम बिल्कुल नहीं, तुम संपरिवर्तन के दोषी। एक और मुकदमा दिया जो खूब पूछा जाता है आपसे कि चिमनी है, चिमनी की सफाई हो रही थी, एक सोने का गहना ये सफाई करने वाले को मिला। वो जौहरी के पास गया और जौहरी को उसने कहा
कि ये हम आपको बेचना चाहते हैं। जौहरी ने उसे बेवकूफ बनाया और बहुत कम कीमत में वो गहना लेना चाहा। उसने गहना देने से इनकार कर दिया। जौहरी ने गहना वापस करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने जौहरी को संपरिवर्तन का दोषी माना क्योंकि चिमनी उसमें मिला है। या तो मालिक या चिमनी इसका मालिक, या तो गहने का मालिक या चिमनी का मालिक, दो दावा कर सकते हैं, जौहरी नहीं। जौहरी संपरिवर्तन का दोषी है, ठीक है ना। ये ऐसे ही एक और मुकदमा दिया है कि सरकार ने अधिग्रहित कर लिया वादी का मकान, और वादी का मकान अधिग्रहित करने के बाद सैनिक उसमें रहने लगे। सैनिकों ने खिड़की खोली, खिड़की पर एक गहना टंगा मिल गया, ठीक है। सैनिक ने वो पुलिस को दे दिया। पुलिस ने उस पूर्व मालिक को गहना दे दिया जिसका वो घर अधिग्रहण से पूर्व था। इस सैनिक ने दावा किया, न्यायालय ने कहा कि चूंकि अधिग्रहण के समय तक इसे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इसे परिसर में मौजूद गहने की कोई जानकारी ही नहीं थी, और तथ्यों से यह दर्शित है कि परिसर में मौजूद प्रत्येक चीज पर कब्जा बनाए रखने की इच्छा इसमें नहीं थी, इसलिए इस गहने पर सैनिक का अधिकार है, और सैनिक को इसके कब्जे और उपभोग से वंचित क्योंकि इसने किया है पुलिस से गहना लेकर और अपने पास रखकर, ठीक है, इसलिए यह संपरिवर्तन का दोषी और क्षतिपूर्ति दिलाई गई। यानी आपसे चीज पड़ी पाने के आधार पर संपरिवर्तन में निर्णय यह कराया जाता है। तो अगर चीज आपने पड़ी पाई है तो उसके कब्जे और उपभोग के हकदार आप हैं। केवल आपसे यह कब्जे और उपभोग का अधिकार कौन ले सकता है? मालिक चीज का, या आपने जिस जगह पाई है उस जगह का मालिक। लेकिन अगर उस जगह का मालिक लेना चाहता है तो उसे साबित करना होगा कि वह अपनी जगह में मौजूद प्रत्येक चीज पर अपना कब्जा बनाए रखने का आशय और इच्छा यह रखता था, तभी वो ऐसा कर सकेगा, अन्यथा नहीं। अब देखना ही है कि आखिर संपरिवर्तन के लिए कार्यवाही ये कौन कर सकता है। तो संपरिवर्तन के लिए कार्यवाही ऐसा प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है जिसका जंगम वस्तु पर कब्जा रखने का हक ये है। हक कितने समय के लिए है इससे मतलब नहीं है। 10 मिनट के लिए उसे कब्जा बनाए रखने का हक है, वो संपरिवर्तन की कार्यवाही ये कर सकता है। संपरिवर्तन की कार्यवाही में संपरिवर्तन की कार्यवाही अगर की गई है तो इसमें प्रतिवादी को बचाव ये क्या हासिल है? तो बचाव प्रतिवादी डिफेंसेस जो ले सकता है, धारणाधिकार का डिफेंस ले सकता है, ठीक है। धारणाधिकार में वो ये कह सकता है कि कब्जे और उपभोग के हकदार ये हैं, लेकिन वस्तु पर हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हमें उस काम की कीमत ये मिलनी चाहिए, और चूंकि इन्होंने नहीं दी थी इसलिए हमने इन्हें कब्जे और उपभोग से वंचित कर दिया, तब न्यायोचित माना जाएगा। ये डिफेंस से बचाओ वो ये साबित कर सकता है कि अन्य किसी कारण से उसने माल को रोक रखने का अधिकार ये प्राप्त कर लिया था। वो ये साबित कर सकता है कि इनका वादी महोदय का, ये झूठ बोलते हैं, इनका कोई हक संपत्ति पर कब्जा और उपभोग बनाए रखने का नहीं है, ये भी साबित कर सकता है, ठीक है। और चौथा वो ये भी साबित कर सकता है कि इस वस्तु को हमने खुले बाजार में विक्रय में खरीदा था, हमें ये नहीं मालूम कि ये चीज इनकी थी। विक्रय कई तरीके का होता है ना, व्यक्ति से खरीद लिया आपने, नीलामी में खरीदा, वो ये साबित कर सकता है खुले बाजार में हमने खरीदा था, ये होंगे। अब हम बोनाफाइड परचेजर हैं और हमारा खुले बाजार में खरीदने से यह दर्शित है कि हमारा विक्रेता से कोई गुप्त संधि, कोई गुप्त समझौता नहीं था, इसके आधार पर हमने कम कीमत में खरीद के जो वास्तविक
उस वस्तु के उपभोग और कब्जे का हकदार है उसे वंचित किया हो, नहीं, हमने स्वाभाविक रहता है, हमने खुले बाजार से खरीदा है, ये होंगे कब्जे और उपभोग के हकदार, ये उसके खिलाफ कार्रवाई करें जो इनके हाथ से चुरा के ले गया। भाई हमने तो खुले बाजार से खरीदा, बढ़िया शोरूम से खरीदा, ये भी डिफेंस है। और जब संपरिवर्तन में क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की जाएगी तो वस्तु की कीमत, जो वस्तु की कीमत है निर्णय के दिनांक पर, वो क्षतिपूर्ति की धनराशि के रूप में ये दिलवाई जाएगी। तो जंगम संपत्ति के प्रति 3 प्रकार के अपराध हैं: अतिचार, डिटेंशन और संपरिवर्तन। ये तीनों अप्रत्यय खत्म। अब जो मुख्य बच रहा है वो नेग्लिजेंस, उपेक्षा। ये अप्रत्यय अब शुरू होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, बात कर लेंगे।